नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। यानी हमारा जो छायावाद चल रहा है और छायावाद के जो चार स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके विषय में कही गई प्रमुख पंक्तियां और महादेवी वर्मा द्वारा जितनी भी विधाओं पर रचनाएं लिखी गई उनसे संबंधित है। तो मित्रों, बिना किसी प्रकार की देर किए शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। और आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मित्रों, याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन हुआ था। और मित्रों, कहा जाता है कि इनके परिवार में 200 वर्षों तक की लड़की का जन्म हुआ ही नहीं था। तो इनके दादा ने माँ दुर्गा की उपासना की थी, तब जाकर के एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम था महादेवी। और दादा ने दुर्गा के नाम के कारण ही इनका नाम महादेवी निकाला था, इनके बाबा ने। और निधन की बात करें तो इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेम रानी वर्मा था। और मित्रों, इनके जो पिता थे यह भागलपुर कॉलेज में प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में। मित्रों, याद रखिएगा कि 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया था, किंतु महादेवी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वो स्वयं अविवाहित कहती थी। और कुछ जगहों पर दृष्टांत मिलता है कि इनकी शादी के बाद इनके पति यानी डॉक्टर स्वरूप नारायण इन्हें लेने ही नहीं आए थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर में। मित्रों, याद रखिएगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इलाहाबाद के क्रॉस द वेट विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और बाद में संस्कृत से इन्होंने एमए किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति कब बनी? महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या हैं? महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या है, या फिर महादेवी वर्मा को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद की दुर्गा या शक्ति। यानी महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या शक्ति भी कहा जाता है। और ये नाम महादेवी वर्मा को डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने दिया था। मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि छायावाद के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं
तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है और छायावाद का रुद्र किसे कहा जाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगले उपनाम की बात करें तो वेदना की कवयित्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। रहस्यवादी कवयित्री, और रहस्यवादी कवयित्री मित्रों ये शब्द गलत लिख गया है, कवयित्री तो ये रहस्यवादी कवयित्री के नाम से किसे जाना जाता है तो महादेवी वर्मा। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, यानी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से किसे जाना जाता है तो भी इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा। यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी किसने कहा तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया। यानी महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया तो इसका सही उत्तर होगा चांद पत्रिका, साहित्यकार पत्रिका और विश्व वीणा। यानी महादेवी वर्मा ने 3 पत्रों का संपादन कार्य किया जिसमें चांद, साहित्यकार और विश्व वीणा। और मित्रों याद रखिएगा कि जो विश्व वीणा है इसमें महादेवी वर्मा ने युद्ध अंक का संपादन कार्य किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की। यानी महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यकार संसद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीतों या कविताओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कितने यानी रचित गीतों या कविताओं की संख्या कितनी मानी जाती है तो इसका सही उत्तर होगा 236। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए तो मित्रों महादेवी वर्मा को प्राप्त पुरस्कारों की चर्चा करें तो सीताराम के शैक्षरिया पुरस्कार यानी सीताराम शैक्षरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा नीरजा रचना पर। अगले पुरस्कार की बात करें तो द्विवेदी पदक, और महादेवी वर्मा को जो द्विवेदी पदक है ये किस रचना पर प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं। अगले पुरस्कार की बात करें तो भारत भारती पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1982 में मिला ये उन्हें किस रचना पर प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब किस रचना पर मिला तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। अगले पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण यानी महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। और मित्रों 2 प्रश्न और आपको बता दें कि महादेवी वर्मा का 1954 में साहित्य अकादमी के
संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा है और यह 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा द्वारा संपादन एवं चयन रचनाएं, यानी महादेवी वर्मा द्वारा वे रचनाएं जिनका इन्होंने संपादन किया या फिर उन रचनाओं का चयन करके उन्हें संकलित किया है। तो मित्रों, सबसे पहली रचना की बात करें तो बंग दर्शन। मित्रों, ये बांग हो गया है तो आप इसे बंग याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा द्वारा संपादित या संपादन और चयन रचनाओं की चर्चा करें तो सबसे पहली रचना है बंग दर्शन, जो 1943-44 में उन्होंने संपादित की थी। और इस रचना में बंगाल के काल से संबंधित, यानी बंगाल में जो अकाल पड़ा था, ये काल नहीं, ये अकाल है, बंगाल के अकाल से संबंधित कविताओं, चित्रों और रेखांकनों का इसमें संकलन किया गया है। अगली रचना की बात करें तो अपरा, जो उन्होंने 1948 में संपादित की थी। और मित्रों, निराला की कविताओं का चयन किया है, यानी इन्होंने अपरा नाम से जो 1948 में संपादित रचना है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं उसका संपादन किया है। और अगली रचना की बात करें तो हिमालय, और ये 1963 में संपादित रचना है। हिमालय पर लिखित कविताओं का संकलन है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका मित्रों, महादेवी वर्मा के जितने भी काव्य संग्रह हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिया है और उनका जो प्रकाशन तिथि है वह भी सामने लिखी हुई है। तो आप इनके काव्य संग्रहों के नाम और उनके प्रकाशन तिथि को अच्छे से याद रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगले काव्य संग्रह की बात करें तो रश्मि, जो 1932 में प्रकाशित हुआ। इससे अगली रचना की बात करें तो नीरजा, जो 1935 में प्रकाशित हुई। सांदे गीत, जो 1936 में प्रकाशित रचना है। और यामा, जो 1948 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। और अगले काव्य संग्रहों की बात करें तो दीप शिखा, जो 1942 में प्रकाशित हुई। और सप्तपर्णा, यानी सप्तपर्णा, जो 1960 में प्रकाशित हुई और यह एक अनुदित कृति है। संधिनी, यानी महादेवी वर्मा के जो प्रमुख काव्य संग्रह है उनमें एक है संधिनी, जो 1965 में प्रकाशित हुई। और अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम आयाम, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में यामा रचना पर। और मित्रों, याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये क्रम से 18वीं महिला थी। और हिंदी में बात करें तो ये, अगर वैसे क्रम से देखें इनको, तो ये 18वें नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। महिला नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। और महिला के हिसाब से देखें तो ये प्रथम महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फिर सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और मित्रों, याद रखिएगा कि यामा में महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह है यामा, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, जो चारों काव्य संग्रह है, इनकी प्रमुख कविताओं का संकलन है। और इसमें कुल 185 कविताएं हैं मित्रों। यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, ये 4 अलग अलग काव्य संग्रह है। और इन चारों काव्य संग्रहों को एक करके जो रचना लिखी गई, जो बड़ी रचना लिखी गई, उसका नाम है यामा। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अगर इनमें हम कविताओं की बात करें तो इसमें कुल 185 कविताएं
है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां, जो 1942 में प्रकाशित हुई। यानी ये सारे के सारे निबंध संग्रह है। तो श्रृंखला की कड़ियां जो 1942 में प्रकाशित हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि यह एक समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इस निबंध श्रृंखला में यानी इस निबंध संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को धुंधली रेखाओं का स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो विवेचनात्मक गद्य, जो 1942 में प्रकाशित हुई। अगले निबंध संग्रह की चर्चा करें तो क्षणदा, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों जो क्षणदा निबंध संग्रह है यह एक ललित निबंधों का संग्रह है, जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो संकल्पिता, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। और फिर है संभाषण। और मित्रों संकल्पिता जो 1968 में प्रकाशित हुआ, इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता और साहित्यकार, साहित्य तथा समाज के विषय में विचार विमर्श किया है। फिर है संभाषण जो 1975 में प्रकाशित हुआ। और इनके अंतिम जो निबंध संग्रह है भारतीय संस्कृति के स्वर, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? यानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो मित्रों महादेवी वर्मा के द्वारा 4 संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए, जिनमें अतीत के चलचित्र जो 1941 में प्रकाशित हुई। यानी महादेवी वर्मा के द्वारा जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए उनमें सबसे पहला है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में प्रकाशित हुई। और मित्रों इसके बाद में बात करें तो स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में प्रकाशित हुई। इसके बाद में पथ के साथी, जो 1956 में प्रकाशित है। और इसके बाद में है मेरा परिवार, जो 1972 में प्रकाशित हुई। और मित्रों जो अतीत के चलचित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें 11 चरित्रों का परिचय दिया गया है। अगली रचना की बात करें तो स्मृति की रेखाएं। और इसमें कुल अगर आपकी स्मृति की रेखाओं की हम चर्चा करें तो इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। पथ के साथी में देखें तो इसमें कुल 11 संस्मरणों का परिचय दिया गया है। और मित्रों मेरा जो परिवार रेखा चित्र है या संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने मानवेतर प्राणियों को आधार बना करके, यानी इन्होंने जितने भी जानवर पाल रखे थे उनको मानवेतर प्राणियों को, इन्हें मानव से हट करके जो प्राणी थे उनको आधार बना करके उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीयता से भरे हुए संस्मरण लिखे हुए हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में कौन कौन से संस्मरण संकलित है? यानी मेरा परिवार, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जितने भी, इस संस्मरण में महादेवी जी ने जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के इतने सुंदर फलों को उभारा है, जिसकी उनमें पाठक शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है। और सबसे पहले मेरा परिवार में संकलित जो संस्मरण है उसका नाम है नीलकंठ। और मित्रों याद रखिएगा नीलकंठ, इसमें एक मोर की कहानी दी हुई है। और गिल्लू की बात करें तो महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में गिलहरी के छोटे बच्चे की कहानी दी हुई है। सोना की बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा एक पालतू जो हिरणी थी उसका नाम सोना था, और उस पर इन्होंने सोना के ऊपर संस्मरण लिखा है। दुर्मुख
दुर्मुख संस्मरण में इन्होंने एक खरगोश का वर्णन किया है। तो गोरा जो महादेवी वर्मा ने गाय पाली थी और उसकी जो हृदय को चीरने वाली हृदय विदारक मृत्यु को लेकर के इन्होंने गोरा गाय पर एक संस्मरण लिखा। नीलू की बात करें तो इसमें एक कुत्ते का वर्णन किया गया है। और निक्की की बात करें तो निक्की एक नेवले का बच्चा महादेवी वर्मा को अपने मकान के पीछे खिड़की से मिला था, उसको लेकर के रचना की हुई है। रोजी की बात करें तो ये इस पर महादेवी वर्मा ने कुतिया यानी इन्होंने जो कुतिया पाल रखी थी उसका वर्णन है। रानी की बात करें तो इसमें उन्होंने एक अपनी पालतू घोड़ी का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में किसका वर्णन किया गया है। यानी स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने किसका वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा महिला एवं दलित वर्ग का। यानी महिला एवं दलित वर्ग का वर्णन महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाओं में किया, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। और मित्रों वो 7 रेखा चित्र कौन कौन से हैं। एक भक्तिन जो इनकी एक नौकरानी थी, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, जंग बहादुर, मुन्नू, और अगले जो संस्मरण है मुन्नू और ठकुरी, बाबा, बिबिया, धोबिन और गुंगिया, ये 7 संस्मरण इन्होंने अपनी स्मृति की रेखाओं में दिया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए साथियों और लेखकों का परिचय किसमें किया है। यानी महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में यानी अपने संपर्क में आए जितने भी साथी थे या उनके परिचय या इनके संपर्क में जितने भी लेखक आए उनका परिचय किसमें किया है। तो इसका सही उत्तर होगा पथ के साथी संस्मरणात्मक रेखा चित्र में, और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में कुल 11 संस्मरण है, जिनमें सबसे पहले प्रणाम जो रविंद्रनाथ ठाकुर पर लिखा हुआ है। दद्दा के नाम से इन्होंने मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण लिखा है। निराला भाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय दिया है। और स्मरण प्रेमचंद में इन्हें मुंशी प्रेमचंद के विषय में लिखा। प्रसाद के विषय में प्रसाद जो संस्मरण है इस पर जयशंकर प्रसाद का परिचय दिया है। तो सुमित्रा नंदन पंत का इन्होंने लिखा। सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाबू और पुण्य स्मरण, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी का संस्मरण लिखा है। यानी महात्मा गांधी से जब ये मिली उनके साथ कुछ जो पल बिताए थे उसका वर्णन इन्होंने पुण्य स्मरण में किया है। जवाहर भाई में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर संस्मरण लिखा है। तो संत राजर्षि इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन का संस्मरण दिया हुआ है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुझको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, यानी तुझको पीड़ा में ढूंढा तुझको तुमको ढूंढेगी पीड़ा, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा की। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। जो तुम आ जाते एक बार, यानी ये जो पंक्ति है उनकी रचना जो तुम आ जाते एक बार यहाँ से ली गई है। और ये पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा टॉपिक होगा छायावाद के अगले रचयिता रामकुमार वर्मा के जीवन परिचय को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और हमारे इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।